हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के बी क्लासेस। जैसा कि पिछली क्लासों में हम फ्रैक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रैक्शन के दो पार्ट आए हैं। दोनों पार्टों में मैंने फ्रैक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं, फ्रैक्शन को कैसे प्लस माइनस करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में उसमें बहुत ही अच्छे से बता चुका हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों के हम क्षेत्रफल, मतलब मेंसुरेशन के अंतर्गत हम 2D आकृतियों हमारी जो होती हैं उनके हम परिमाप, क्षेत्रफल और उसके अंदर जो हमारी आकृतियां आती हैं, जैसे कि जो भी फिगर आते हैं, चतुर्भुज हो गया, हमारा समलंब हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, ये सब क्या है, ठीक है। ये हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक रेक्टेंगल है, ये एक वर्ग है, और अगर है भी तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको किसी भी फिगर या किसी भी आकृति का आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से फार्मूला बना सकते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से उस पर आधारित क्वेश्चंस को आप लगा सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चंस मतलब इनडायरेक्टली रूप से आपके 10th क्लास में भी है, 9th में भी हैं। जैसे 9th क्लास में और 10th क्लास में जब हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ेंगे तो उसमें इन चीज़ों का इनडायरेक्टली रूप से यूज होगा, ठीक है। तो इसको हम आज बहुत ही अच्छे से बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है, कैसे ये फिगर, और मतलब हमें परिमाप निकालना हो, हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। फार्मूले याद करने पे आ जाओगे तो मैथ में तो बहुत सारे फार्मूले हैं, कितने फार्मूले याद करोगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना कि मतलब किसी भी फिगर का तुम फार्मूला खुद अपने आप ही बना लो, ठीक है। तो आपको उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे हम कि मतलब क्या होता है, कैसे फार्मूले फाइंड किए जाते हैं, ठीक है। जब फार्मूले बनाना सीख जाओगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी लगभग क्वेश्चन में, ठीक है। तो आइए इसको बहुत ही अच्छे से आज समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक टाइप का बहुभुज होता है, पॉलीगॉन होता है, ठीक है। पॉलीगॉन मतलब रेखाखंडों से बंद आकृति हमारी क्या कहलाती है, बहुभुज। जैसे कि कम से कम उसमें 3 रेखाखंड होने चाहिए तभी वो एक बहुभुज बनेगा। जैसे 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। और त्रिभुज क्या है, बहुभुज है, ठीक है। तो 3 रेखाखंडों वाला बहुभुज त्रिभुज है, 4 रेखाखंडों वाला बहुभुज चतुर्भुज है। तो आज हम 4 रेखाखंडों वाला बहुभुज चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो चतुर्भुज क्या होता है, देखिए। चतुर्भुज का मतलब ही होता है कि 4 भुजाएं, मतलब 4 रेखाखंडों से बना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके टाइप क्या क्या हैं, ठीक है। तो इसके अगर हम टाइप की बात करेंगे तो ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इसी को कहते हैं हम पैरेललोग्राम, ठीक। अगला बात करें तो अगला हमारा होता है काइट, इसे कहते हैं पतंग। और थर्ड एंड लास्ट हमारा होता है समलंब, इसे कहते हैं ट्रापेजियम। ठीक है। तो ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब इनमें अगर हम बात करें समांतर चतुर्भुज की, तो समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम के भी पार्ट होते हैं। जैसे कि इसका अगर पहले पार्ट की बात करें, इसका फर्स्ट पार्ट हमारा होता है आयत, आयत, ठीक है, इसे कहते हैं रेक्टेंगल। सेकेंड हमारा इसी में आता है वर्ग, स्क्वायर।
और थर्ड हमारा इसी में आता है समचतुर्भुज। रोम्बस। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों को हमने इसमें देखा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इनको एक एक करके आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो समांतर चतुर्भुज को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आयत को पढ़ेंगे। तो एक एक करके इन सारी चीजों को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो समांतर चतुर्भुज, देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि चार भुजाएं होती हैं और चारों भुजाओं में आपस में रिलेशन क्या होता है, इसको हमें सीखना है। कि जैसे कि हमने एक ये चतुर्भुज बनाया है, ये हमारा जो चतुर्भुज होता है ये हमारा इस टाइप का कुछ बनता है, इस टाइप का। यहाँ पे इसको नंबर दे देंगे, ये अल्फाबेट ABCD। ठीक है, इस टाइप का कोई भी चतुर्भुज होगा वो हमारा क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ये इसके क्या होते हैं, रेखाखंड होते हैं, या इसकी हम भुजाएं कहते हैं, साइड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे AB एक साइड है, एक साइड BC है, एक साइड हमारी DC है और एक साइड हमारी DA है। तो इसमें इन साइडों में या इसके साइडों में क्या रिलेशन होता है, इनकी भुजाओं में क्या संबंध होता है, तो इसको हम समझेंगे कि जो भी हमारा समांतर चतुर्भुज होगा, जो भी हमारा पैरेललोग्राम होगा, उसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं क्या है सर, अब जैसे कि मैं बताऊं आपको AB, तो AB के सम्मुख भुजा मतलब अपोजिट साइड, तो AB की सम्मुख भुजा क्या है, DC है। तो ये क्या होंगी, ये बराबर होंगी और समांतर होंगी। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं, इसमें क्या होता है, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। एक बार मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, मतलब AB के बराबर क्या होगा, DC होगा, और AB पैरेलल DC भी होगा। मतलब इन रेखाओं को, इन रेखाखंडों को अगर हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये कभी आपस में मिलेंगे नहीं। मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में कैसे हैं, समांतर हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, समांतर हैं और बराबर हैं। तो समांतर चतुर्भुज में जो उसकी भुजाएं होती हैं, सम्मुख भुजाएं वो कैसी होती हैं, बराबर और समांतर। एक भुजा हो गई, अब दूसरी भुजा भी ऐसी होगी, AD बराबर BC, ये भी बराबर होगी। अब बराबर होने के साथ साथ समांतर भी होगी, AD समांतर BC। ये हमारा समांतर का या पैरेलल का क्या होता है, साइन होता है। जैसे कि ट्रेन की दो पटरियां होती हैं, कभी आपस में मिलती नहीं है, वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, उनके बीच की दूरी जहां पे भी आप चेक करोगे, बीच का जो गैप होता है वो कैसा होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो ये हमारी पैरेलल की क्या होती है, पहचान होती है। एक बात हो गई। दूसरी बात इसमें क्या है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब सम्मुख कोण क्या है, अगर मैं सम्मुख का मतलब आप समझिए एकदम सामने, मतलब अपोजिट, इंग्लिश में तो अपोजिट। तो ए के अपोजिट क्या है, देखो A के अपोजिट C है,
तो ए का अपोजिट एंगल क्या होगा, ए का सम्मुख कोण क्या होगा, ए का सम्मुख कोण होगा सी, ठीक है। तो अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल एंगल सी और ऐसे एंगल बी इक्वल एंगल डी, एंगल बी इक्वल एंगल डी, ये भी आपका होता है। और क्या होता है, और क्या होता है कि इनके जो आसन्न कोण होते हैं, मतलब लगातार कोई दो कोण, ठीक है, एडजेसेंटमेंट एंगल, ठीक है। तो लगातार कोई दो कोण होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमारे 180 डिग्री के होते हैं। जैसे कि लगातार दो कोण क्या है, कोण ए या कोण बी, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, या कोण ए कोण डी, दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये इसमें तीसरा पॉइंट भी लिख लो यहाँ पे कि एंगल ए प्लस एंगल बी, इसको तो ऐसे लिख लो, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। आसन्न कोण मतलब कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, या फिर हम कोण ए प्लस कोण डी लें तो ये भी हमारे 180, मतलब कोई भी लेने तो लगातार एंगल लेंगे, ठीक है। ये नहीं कि इसके बाद ये ले लिया तो एक बीच छूट गया ना, साइड से चलेंगे लाइन से, ये लिया तो एक ये लिया, ठीक है। तो ये तो हो गई इसके बारे में बेसिक जानकारी, ठीक है। अब बात करते हैं विकर्ण के, कि जो चतुर्भुज होता है उसमें विकर्ण क्या होते हैं। जैसे इसी में बात करें, मान लीजिए समांतर चतुर्भुज में विकर्ण क्या है, विकर्ण डायगोनल्स क्या है, ठीक है। तो इनके देखो यहां से यहां तक अगर हम एक लाइन खींचे इस टाइप से कुछ, ये देखो, तो ये क्या 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 कहलाएंगे, ये इसके विकर्ण कहलाएंगे। तो एक विकर्ण हमारा क्या हो गया AC, और दूसरा विकर्ण क्या हो गया हमारा BD हो गया। मतलब सामने की जो शीट्स दोनों मिला दें, ठीक है, तो ये क्या एक विकर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे अगर हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण, इसमें विकर्ण कौन कौन से हैं, देखो एकदम सब कुछ बेसिक से पढ़ाएंगे, आपको पता है तब भी अच्छी बात है, नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप सीख जाओगे, ठीक है। तो विकर्ण क्या, जैसे इसमें विकर्ण की बात करें तो विकर्ण कौन कौन से हमारे, विकर्ण हमारे हैं AC और BD, दो ही विकर्ण बन सकते हैं, दो से ज्यादा विकर्ण नहीं बन सकते हैं, ठीक है। अब विकर्ण में भी कुछ रिलेशन होता है, जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण में भी कुछ रिलेशन तो होता है ना। तो उसके विकर्ण में क्या रिलेशन होता है, उसके विकर्ण रिलेशन ये होता है कि AB और BD एक दूसरे को द्विभाजित करते हैं, मतलब बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे ये कहाँ पे कर रहे हैं द्विभाजित, ये एक दूसरे को यहाँ पे कर रहे हैं द्विभाजित, यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लें O, तो यहाँ पे ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये द्विभाजित करते हैं तो इससे क्या निकलता है निष्कर्ष, इससे निष्कर्ष ये निकलता है, ठीक है, कंक्लूजन, कि ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, तो मतलब OA इक्वल OC और OD इक्वल OB, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। द्विभाजित या बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि OB इक्वल क्या है OD, मतलब एक दूसरे को दोनों काट रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को आधा आधा कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो विकर्ण एक दूसरे को, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे क्या है, इसके विकर्ण की बात करें तो क्या है AO इक्वल OC होता है और BO इक्वल OD होता है, ये सामान्य चतुर्भुज में होता ही होता है, ठीक है। लेकिन इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, मतलब देखो देखने से ही लग रहा होगा, ये दोनों भुजाएं क्या है पास पास आ रहे हैं दोनों शीट्स, तो ये देखो ये इसकी लंबाई कम है, डिस्टेंस कम है, इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपस में कभी इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो मतलब AC नॉट इक्वल BD, ये भी याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। तो इतनी सी बातें क्या है कि ये समांतर चतुर्भुज के बारे में बेसिक जानकारी है, ठीक है, जो आपको आनी ही आनी चाहिए,
ठीक है। लेकिन समांतर चतुर्भुज वही होता है, समांतर चतुर्भुज की अगर मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो समांतर चतुर्भुज वही होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण आपस में कैसे हो, बराबर हो। ठीक है, तो सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर और समांतर होनी चाहिए, तो हमारा वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। और सेकंड पॉइंट क्या है कि उसके सम्मुख कोण भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, समांतर चतुर्भुज के बारे में बेसिक सी जानकारी है। ठीक है, अब इसी में हम इसके परिमाप और क्षेत्रफल, पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ेंगे कि समांतर चतुर्भुज का अगर हमें पेरीमीटर और एरिया निकालना है तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, या इसका क्या फार्मूला होता है, या बिना फार्मूले के भी क्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को अभी हम इसमें पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे इसके परिमाप के बारे में। ठीक है, तो परिमाप, पेरीमीटर, परिमाप। ठीक है, पेरीमीटर, तो किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, बहुत सारे आपने फार्मूले देखे होंगे कि हर आकृति के परिमाप के अलग अलग आप फार्मूले लर्न करते हो। ठीक है, जैसे कि आयत का परिमाप क्या होगा, ठीक है, 2 ब्रैकेट में l + b, तो ये कैसे आ जाता है। ठीक है, क्या परिमाप होता क्या है, आपको परिमाप का फार्मूला ही नहीं याद करना है, आपको पेरीमीटर का फार्मूला ही नहीं याद करना है, आपको पेरीमीटर में जो कॉन्सेप्ट लगता है आप सिर्फ उसको समझेंगे और किसी भी फिगर का आप आराम से पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, या परिमाप निकाल सकते हैं। तो होता क्या है कि अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर या परिमाप क्या होता है कि जैसे अगर मैं यहाँ से इस पे चलना शुरू करूँ, यहाँ से इसके चारों, मान लीजिए ये खेत है, फील्ड है और इसके ऊपर हम चल रहे हैं, इसकी बाउंड्री पे चल रहे हैं। ठीक है, तो इसकी बाउंड्री पे चल रहे हैं तो हम यहाँ से चलेंगे तो पहले ए से बी तक जाएंगे। कहाँ से जाएंगे, पहले हम ए से बी तक जाएंगे, मतलब ए बी चलेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, बी से सी तक जाएंगे, फिर हम सी से डी तक जाएंगे, फिर हम डी से ए तक, दोबारा वहीं पे जहाँ से हमने चलना शुरू किया था हम वहीं पे आ जाएंगे। तो जितना हम चले हैं इसी को आप प्लस कर दो, यही क्या होता है, पेरीमीटर होता है, यही आपका परिमाप होता है। आप किसी भी फिगर का परिमाप निकाल सकते हैं। जैसे हम इसमें कितना चले, पहले हम चले थे इसमें ए से बी तक, मतलब ए बी चले, फिर हम चले बी से सी तक, मतलब बी सी की जो डिस्टेंस होगी। ठीक है, फिर हम चले हैं सी से डी तक, फिर हम चले हैं डी से ए तक, इतने चले हैं। अगर मान लें कि ए बी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारी कितनी दी गई है, ये हमें 4 दी गई है। ठीक है, 4 मीटर दी गई मान लीजिए, और ये हमको क्या दी गई है, 2 दी गई है। अब ये 4 है तो ये भी 4 होगी, तो ये भी 4 हो जाएगी, और ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होती हैं, आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। तो इन सबको प्लस करना है, तो 4 + 2 + 4 + 2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 6, 6 से 12, तो 12। अब मीटर मानिए तो क्या हो जाएगी, 12 मीटर, या खाली 12, जो भी आपकी यूनिट हो उसके बाद में आप लिख देना। तो इसका ये क्या आ गया, इसका ये पेरीमीटर आ गया। तो पेरीमीटर किसी भी, कोई भी फिगर हो, जैसे हमने यहाँ पे एक मान लीजिए कोई अलग बना दिया, इस टाइप से कोई फिगर बना दिया हमने। ठीक है, तो मैं अगर आपसे कहूं कि इस फिगर का या इस आकृति का पेरीमीटर क्या है, तो हम मान लीजिए हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, तो पहले हम इतना चले, इसको प्लस करेंगे, फिर हम इतना चले, इसको प्लस करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे, फिर यहाँ से इतना चलेंगे, इसको प्लस करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे और इसको प्लस करेंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसी इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है और ये 7 है। तो इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 2 + 3 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 कितने हो जाएंगे हमारे, 15 हो जाएंगे, 15 3 कितने हो जाएंगे हमारे, 18, और 18 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे, 25 हो जाएंगे। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा।
तो किसी भी आकृति का पेरीमीटर आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, या परिमाप, तो इसी को तो कहते हैं परिमाप। ठीक है, तो परिमाप का मतलब ये होता है कि जो भी आकृति दी गई है उसकी जो बाउंड्री है उसका क्या कर दो, प्लस कर दो, वही उसका क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। अब आयत में क्या होता है कि बच्चे परिमाप का फॉर्मूला याद करते रहते हैं। ऐसे ये जो आयत होता है इसके परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, ये आयत है, इसके परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, इसके परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l + b। अब ये आता कैसे है भाई, ऐसे आता है कि ये इसकी लंबाई है तो l हो जाएगी, ये इसकी क्या है, चौड़ाई है तो b हो जाएगी, ये l है तो ये भी l होगी, ये भी है तो ये भी होगी। अब सबको प्लस करो, l + b + l + b, तो ये क्या हो जाएगी, ये 2l हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, 2b हो जाएगी। अब 2 इसमें कॉमन ले लो तो l + b आ गया, l + b। तो ये चीज है। तो परिमाप का मतलब ही क्या होता है कि उसकी चारों भुजाओं का है, जितनी भुजाएं उन सबका क्या करना है, सम करना है। तो ये आपको परिमाप क्लियर हो गया। ठीक है, तो परिमाप में आप इतना ही सारी याद रखें कि जितनी भुजाएं दी सबका क्या करना है, सम कर दें, तो उसका क्या निकल आता है, परिमाप निकल आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके क्षेत्रफल की समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल का मैं आपको खाली एक ही फार्मूला बताऊंगा, सब में आपको वही अप्लाई करना है और हर एक चीज का क्षेत्रफल निकल आएगा, सिर्फ एक दो चीजों को छोड़ करके, उनको बाद में आपको समझा देंगे। ठीक है, इसी में जैसे कि अगर हम इसमें क्षेत्रफल की बात करें, इसके हम एरिया की बात करें कि समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपका यह है कि आपका बेस कितना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा आधार, कि आपका आधार कितना है, मतलब बेस कितना है। ठीक है, और फिर उसकी क्या लेते हैं, हम हाइट लेते हैं। लेकिन हाइट भी कैसी लेते हैं, ऐसे थोड़ा कि हाइट मतलब इसकी हाइट ये तो ये हाइट लेनी। हाइट जब भी लेते हैं हम, तो हाइट हम परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं। कैसी हाइट लेते हैं, परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं। जैसे कि अगर इस पे हम परपेंडिकुलर डालें, यहाँ से ये कुछ तिरछी है तो परपेंडिकुलर लंबवत ऊंचाई, मतलब 9 जहां पर भी गिरेगी 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो इसकी हमने क्या की, यहाँ से लंबवत ऊंचाई ले ली, ये यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री का कोण हमारा बना रहा है। थोड़ी देर के लिए इसके विकर्ण क्या कर दो, इरेज कर दो, थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। जब यहाँ है तो यहाँ भी डाल सकते हैं, इसको आगे बढ़ा दो, यहाँ भी ये 90 डिग्री का एंगल बना है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे एक पॉइंट दे दें E और यहाँ पे एक पॉइंट दे दें F। ठीक है, तो इसकी लंबवत ऊंचाई बात करें तो इसकी लंबवत ऊंचाई ये होगी। तो जब भी लेने हैं तो आधार गुणे उसकी लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई। ठीक है, इन दोनों का आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे आधार इसका क्या है, AB, जो भी AB की हमें लेंथ दी हो, और लंबवत ऊंचाई इसकी क्या है, DE है। क्या है, DE, ये आपको दी जाएगी। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक तरीके से आपका रेक्टेंगल बारे में मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन अभी इसको जैसे पढ़ाएंगे तो आपको रेक्टेंगल में क्या होता है कि रेक्टेंगल में जो चारों एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एक रेक्टेंगल ही तो बन रहा है, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये इतना ले लो DEFC, ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। क्योंकि जितना पार्ट ये अंदर आ गया मैंने, उतनी पार्ट यहाँ से ये बाहर ले लिया है। तो इसके जो एरिया में है, जो इसके एरिया में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया है। एरिया इसका कैसा है, एरिया इसका एकदम इक्वल है, जैसे जो पहले था वही अब भी है। क्योंकि इतना पार्ट अगर हमने अंदर लिया, ये पार्ट बाहर हो गया है, तो इतना पार्ट यहाँ से यहाँ तक हमने ऐड तो कर दिया। ये दोनों पार्ट आपस में कैसे होंगे, ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम का एरिया का मतलब है कि आयत का या रेक्टेंगल का एरिया। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये इसके क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला। या फिर और क्या तरीका है, अगर मान लीजिए उसने आपको साइड्स दी गई हैं, साइड्स दी हैं, या आपको उसने डायगोनल दिए हैं। ठीक है, अगर डायगोनल दिए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम सीधे साइड दी हैं, तो इसमें देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, और ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे, ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल होंगे। मतलब
मतलब ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ठीक है, ADC। तो किसी भी एक का निकाल लेंगे एरिया, उसका क्या कर देंगे हम, डबल कर देंगे, तब भी हमें क्या मिल जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किसी भी चीज का एरिया निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, उसका आधार लेते हैं, उसका बेस लेते हैं और उसकी परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं। परपेंडिकुलर हाइट वही होगी जो 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, ठीक है, ये साइड नहीं लेंगे हम इसमें, ठीक है। तो ये होता है आपके समांतर चतुर्भुज के बारे में बेसिक सी जानकारी, जिसको मैंने आपको बता दी। इन सारी चीजों का यूज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 9th और 10th में होता है, और क्लास 8th में तो ये है ही पैरेललोग्राम, ठीक है। तो क्लास 8 वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो वो और अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे बेस्ट क्वेश्चन क्लास 8 में अच्छे से दिए गए हैं। और 10th 9th में क्या है कि इनडायरेक्टली रूप से ये क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, ठीक है। जब हम इसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ेंगे तो उसमें इन चीज़ों का यूज होता है, ठीक है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि समांतर चतुर्भुज के भी पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आयत होता है, वर्ग होता है, समचतुर्भुज होता है। तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर है, गुड बाय।